हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। ये कहां से आया, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, फटाफट से बताइए क्या डिस्कस किया है। आप बोलेंगे सर ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये आप अपने आप से सवाल पूछिए कि हम कहां तक बढ़ चुके हैं। हम लोग बोर का मॉडल डिस्कस कर रहे थे, उसमें वेव थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्टिकल नेचर को डिस्कस करना है। वेव नेचर तो कर चुके हैं ना, तो पार्टिकल नेचर डिस्कस करना है। और पार्टिकल नेचर में फर्स्ट पॉइंट था मेरे पास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कृष्णिका विकिरण सिद्धांत। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कृष्णिका विकिरण, और इससे जो अपने कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है उसको इसने नाम दे दिया सिद्धांत, कृष्णिका विकिरण सिद्धांत। तो चलिए अब अपन इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी का मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक कलर का कोई पिंड होता है, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, ढंग से समझिए, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सारे टाइप के वेवलेंथ एक्सेप्ट भी कर सकती है, सारी वेवलेंथ, सारी टाइप की वेवलेंथ जो क्या है एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिलीज भी कर सकती है। मतलब सब तरंग दैर्ध्य की तरंगे अवशोषित भी कर सकती हैं और उत्सर्जित भी कर सकती हैं। और ऐसी तरंगे जो ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित की जाती है, द रेडिएशंस विच आर एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण बोला जाता है। ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस को, नाम ही क्लियर है, रेडिएशन कौन से होते हैं, एमिटेड होते हैं ना, हमेशा बाहर निकलने वाले होते हैं ना, एमिटेड रेडिएशंस होते हैं ना, बाहर निकलने वाली रेज होती है। तो किससे निकलनी चाहिए, ब्लैक बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए। और ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जो कितना भी प्रकाश अवशोषित कर ले और कितना भी प्रकाश खुद से किसी, मतलब इसको ऐसा बोलो, कितनी भी ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य, कितनी भी ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य अपने में अवशोषित कर ले और कितनी बाहर निकाल दे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता मतलब फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है जैसे सूर्य का एग्जाम्पल ले लो, सन का एग्जाम्पल ले लो। सन से रोज सनलाइट निकलती है। क्या कभी अपन को ऐसा महसूस हुआ कि यार 1-2 साल पहले तो सूरज बहुत अच्छा चमकता था, उससे बहुत गर्मी मिलती थी, अब जो है उससे गर्मी कम मिलने लग गई है, अब जो है उससे एनर्जी कम मिल रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सन क्या है, सन एक ब्लैक बॉडी है। रियल ब्लैक बॉडी तो वो भी नहीं है, बट अपन लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बोल सकते हैं कि सन एक ब्लैक बॉडी है, जिससे क्या मिलता है अपन लोगों को, इन कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस अनवरत रूप से हम लोगों को एनर्जी मिलती रहती है, उससे एनर्जी निकलती रहती है, तब भी वो क्या होती है, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। तो ब्लैक बॉडी एक तरह से क्या है, एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब एक समुद्र जैसी है। समुद्र से तुम 10, 20, 50, 100, 200, 500 बाल्टी निकाल के लिया, उसका पानी कम होता है क्या, नहीं, तब भी वो उतना ही ज्यादा पानी आपको नजर आता है। ठीक है, उसमें 10, 20, 50, 100 बाल्टी पानी डाल के आ जाओ समुद्र के अंदर में, पानी का लेवल बढ़ जाता है क्या, नहीं। तो याद रखिए ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो रिजर्वायर की तरह काम करती है। रिजर्वायर का मतलब होता है अथाह समुद्र जैसा। अथाह समुद्र मतलब जिसके पास अनंत ऊर्जा का भंडार हो, जिसके पास अनंत ऊर्जा हो, तो कितनी भी चली जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, कितनी भी उसमें आ जाए ऊर्जा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो उससे निकलने वाली ऊर्जा होती है वो होती है। तो ये वाला पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया। अगले पॉइंट से बात करते हैं। मैक्स प्लांक जो साइंटिस्ट है उसने इस पूरी थ्योरी पे अपना डिस्कशन किया था। ये देखिए क्या था, देखिए ब्लैक बॉडी को अगर अपन हीट करते हैं, ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो क्या बाहर निकलते हैं, रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, राइट। ये जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, ये रेडिएशंस क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को जब गर्म करते हो तो रेडिएशंस, जो पार्टिकल्स, जो हीट जो है, जो एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। वो कैसे है, वो कैसे अपन को पता चलेगा कि बाहर निकल रही है, तो वो क्या करते हैं, उस बॉडी का जो है वो कलर चेंज कर देते हैं। बॉडी का क्या कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। और ये जो कलर है किस पर निर्भर करता है या किसके सापेक्ष चेंज होता है, वो चेंज होता है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। जो भी हमारे एमिटेड रेडिएशंस है, जो भी निकलने वाले रेडिएशंस है, उनकी वेवलेंथ के सापेक्ष इसका कलर चेंज होता जाता है। तो देखो मैक्स प्लैंक जो है वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक डिस्कवरी की कि अगर सॉलिड्स को ब्लैक बॉडी माना जाए और उसे गर्म किया जाए तो उसके कलर में भी चेंज होने लगता है। कैसे होने लगता है,
जैसे देखिए आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, आयरन का कोई लोहा का कोई सरिया ले लीजिए, कोई पीस ले लीजिए, जब आप उसे गर्म करते हो तो आप देखते हो कि उसका पहला जो कलर होता है शुरुआती तौर में वो होता है ऑरेंज। उसको और ज्यादा गर्म करोगे तो उसका कलर हो जाएगा येलो, और जब अनवरत रूप से उसको गर्म किए ही जाते हो किए ही जाते हो किए ही जाते हो तो जो रेडिएशंस निकलते हैं, याद रखना लोहे का कलर तो वो का वही है, लेकिन आपको ये अलग अलग कलर किसकी वजह से निकल रहे हैं, अलग अलग कलर आपको मिल रहे हैं इस बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस की वजह से, राइट। तो ब्लू कलर जो है वो क्या है, वो आयरन द्वारा प्रदर्शित किया गया कलर है। आयरन का खुद का कलर वही है, लेकिन आयरन से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो कलर आपको यहां पर महसूस हो रहा है। अपन लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या, विबग्योर जैसा पढ़ा था? तो देखो ऑरेंज, फिर येलो, फिर ब्लू, ऐसे ही तो कलर मिल रहा है। तो अगर अपन इस डायरेक्शन में जाते तो क्या बढ़ता, वेवलेंथ बढ़ता। लेकिन अभी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑरेंज से येलो, येलो से ब्लू की तरफ जा रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं ना। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मैक्स प्लांक ने क्या रिजल्ट निकाला, मैक्स प्लांक ने रिजल्ट निकाला कि एमिटेड रेडिएशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपॉन हीटिंग वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, वो हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ जो है वो मूवमेंट करते हैं। आ गया? अब वेवलेंथ तुम्हें पता है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। यहाँ पे क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वेवलेंथ, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, इधर लोअर फ्रीक्वेंसी। इधर क्या लिखा हुआ है, लोअर वेवलेंथ, तो यहाँ पे लिख दीजिए हायर फ्रीक्वेंसी। यही तो होना चाहिए ना भाई। ये बात तो इस डेटा से ही समझ में आती है, और ये आयरन वाला एग्जाम्पल तो अपन सबने देखा हुआ है। तो देखो इस तरह से ये चीज अपन को समझ में आई। लेकिन ये तो वो चीज है जब आप क्या करते जा रहे हो, पहले 500 डिग्री पे गर्म किया होगा, फिर 800 डिग्री पे गर्म किया होगा, फिर आपने 1000 डिग्री पे गर्म किया होगा, तभी हुआ होगा ना ऐसा। मैक्स प्लैंक ने क्या दिमाग लगाया, ये तो उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसने उसमें टेम्परेचर बदला, जिसमें उसने क्या किया, टेम्परेचर बदला। हीटिंग का मतलब पानी को 10 डिग्री गर्म करो तो भी हीट होता है, पानी को 50 डिग्री गर्म करो तो भी हीट होता है, और पानी को 500 डिग्री गर्म करो तो भी पानी हीट ही होता है। इसका मतलब आप तो इसको हीट करते जा रहे हो। तो यहां पे अब क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके देखना है। मैक्स प्लैंक ने क्या दिमाग लगाया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को आप चेंज नहीं करेंगे। तो देखो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का ग्राफ निकल के आया। देखो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाया। अब एक चीज समझना, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जैसे देखो व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है, चौक भी व्हाइट है, लाइट भी व्हाइट है, ठीक है। आपके पास जो कॉपी है वो भी व्हाइट कलर की होगी, और दीवार पे जो आपने पेंट करवा रखा होगा वो भी व्हाइट कलर का होगा। क्या दोनों एक ही जैसे होते हैं क्या, दोनों व्हाइट, ये व्हाइट और ये व्हाइट क्या सेम है क्या, नहीं। यू विल फाइंड सम डिफरेंस। आपकी कॉपी का व्हाइट कलर और दीवार पे व्हाइट कलर का जो पेंट करा रखा है वो दोनों अलग अलग होंगे। मतलब कलर तो व्हाइट ही है, लेकिन किसी में स्पार्कलिंग व्हाइट है, चमकता हुआ व्हाइट है, और किसी में थोड़ा डल व्हाइट है, हाँ या ना। तो इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ, कलर एक ही है, इट मे बी ऑरेंज, इट मे बी येलो, और इट मे बी ब्लू, कलर एक ही है, कलर नहीं बदल रहा, कलर फिक्स है। कलर की तीव्रता बदल रही है, कहीं पे थोड़ा दबा दबा सा कलर है, कहीं पे थोड़ी ज्यादा चमक वाला कलर है। तो इंटेंसिटी मतलब कलर एक ही है। इंटेंसिटी का क्या मतलब है, कलर एक ही है, उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम ज्यादा है, उसको इंटेंसिटी से बोला, ठीक है। अब एक कलर की जो वेवलेंथ होती है वो एक रेंज होती है कि 500 से लेकर के 550 तक यही कलर दिखेगा। 500 से 550 मतलब 500 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर तक यही कलर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये काम अपने पास में यहाँ पर है ना। जैसे अब आप यहाँ पे बोल दो, जैसे 100 नैनोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 200 नैनोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 300 नैनोमीटर, है ना। तो एक रेंज अपन ने पकड़ ली कि 0 से लेकर के 300 नैनोमीटर तक एक ही कलर अपन को दिखने वाला है। अब यहाँ पे आप देखो दो टेम्परेचर रखे, मैंने आपको क्या बोला था, टेम्परेचर फिक्स करना है। एक बार टेम्परेचर कम रखा, दूसरी बार टेम्परेचर बढ़ा दिया। रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, लाइट की चमक भी बढ़ जाती है। ये चीज आप समझिए, कलर एक ही रहेगा, ढंग से समझना इस बात को, कलर एक रहेगा, लेकिन टेम्परेचर के साथ
इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब चमकदार, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को ब्लू कलर मिल गया, ठीक है, चमकदार ब्लू कलर कब मिलेगा? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे। थोड़ा डल डल ब्लू कलर कब मिलेगा? जब टेम्परेचर कम रहेगा। बताइए ये बात अपन को इससे समझ में आती है कि नहीं आती? तो ये डिस्कशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटेंसिटी और वेवलेंथ में जो कर्व बन रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेवलेंथ तो क्या बता रहा है? एक ही कलर की लाइट है, ठीक है, एक ही कलर की लाइट है, मतलब उसकी एक रेंज होती है 500 से 550 या 500 से 600, 500 से 700, ये एक रेंज होती है, ठीक है। इसके अंदर में बोले आपको चमकदार, चमक ज्यादा चाहिए, इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो क्या ज्यादा कर दो? टेम्परेचर ज्यादा कर दो। ये डिस्कशन समझ में आया? तो पहले क्या किया था? पहले जनरल कैलकुलेशन करी, उसके बाद में उसको पता चला कि यार ये तो कलर बदलता जा रहा है, तो उसने उससे रूल निकाल के दे दिया अपने को यहाँ पर, ये उसका रूल निकल के आ गया। मैक्स प्लैंक ने आगे पढ़ाई करी, आगे स्टडी क्या करी? उसने कहा कि अब हम टेम्परेचर को फिक्स करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के लिए। टेम्परेचर को फिक्स करोगे एक एक्सपेरिमेंट के लिए तो इंटेंसिटी लिमिटेड रहेगी, लेकिन आपने कहा मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बोले वेवलेंथ, ये देखो, ये लो, वेवलेंथ की तो एक रेंज हो गई ना, 150 से 200 या 175 से 225, ये तो एक रेंज हो गई। इस रेंज का ही कलर आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर चमक कम है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये चमक बढ़ गई, ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी बढ़ गई ना। आया बात समझ में? तो अपन इस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखो, सूर्य का एग्जांपल दिया था, सन का एग्जांपल, कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं उससे तो रेडिएशन, और सन का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता। ये आपको हमें महसूस होता है, सुबह थोड़ी ठंड होती है, शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है। सूर्य जब तक हमारे हिस्से में रहता है, पृथ्वी के उस भाग में रहता है जहां हम रहते हैं, तो हमें क्या होता है? गर्मी महसूस होती है। लेकिन सन तो अपनी जगह स्टेशनरी है, अर्थ घूमती रहती है, तो अर्थ घूमती है तो दिन के बाद में क्या आता है? शाम और फिर रात आती है, तो हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। दूसरे भाग में मिलता है तो दूसरे भाग में गर्मी महसूस हो जाती है, लेकिन सन से तो कंटिन्यूअसली ही हीट निकलती जा रही है ना, और सन का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मतलब ये वाली थ्योरी लगा सकता हूं क्या? हाँ या ना? टेम्परेचर फिक्स है ना, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा ना, तो मैं इनमें से कोई सा भी एक कर्व ले लेता हूं और उसको सन के लिए फिक्स कर लेता हूं। उससे क्या समझ में आया? सन से जो पैकेट्स होते हैं, जो एनर्जी निकलती है, ऐसा थोड़ी होता है 1 घंटे निकालेगा एनर्जी और फिर बोलेगा 15 मिनट का ब्रेक है, अभी लंच ब्रेक है, अभी डिनर ब्रेक है, ऐसा तो नहीं करता ना, हमेशा एनर्जी निकलती रहती है सन से। तो इसका मतलब मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि जो भी ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकलते हैं, एमिटेड रेडिएशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा अनवरत रूप से वो पैकेट्स बाहर निकलते रहते हैं, एनर्जी बाहर निकलती रहती है। किस फॉर्म में बाहर निकलती है? स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, और उन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोला जाता है? क्वांटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वांटम। अगर लाइट के फॉर्म में निकल रही है, लाइट के फॉर्म में कोई चीज बाहर आ रही है, तो इन्हीं छोटे पैकेट्स को क्या बोल दिया जाता है? फोटोन बोल दिया जाता है। आ गया बात समझ में? ठीक है, तो देखो मैक्स प्लैंक ने 2 स्टेटमेंट, 2 डिस्कशन किए थे। पहला टेम्परेचर बदल बदल के, जो ये रहा, दूसरा टेम्परेचर फिक्स कर लिया, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स किया तो पता चला कि जब भी आप टेम्परेचर फिक्स कर देते हो तो ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस हमेशा कैसे हो जाते हैं? कंटिन्यूअस हो जाते हैं, राइट। और इन कंटिन्यूअस पैकेट्स जो बाहर निकलते रहते हैं, इनको अपन क्वांटम बोलते हैं। लाइट आ गया कि लाइट के पैकेट्स बाहर निकल रहे हैं, लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? फोटोन। तो सन से क्या निकलते हैं? फोटोन्स बाहर निकलते हैं। लाइट के फॉर्म में तो आता है ना, क्वांटम तो नहीं निकलता। जब आपको पैकेट ना दिखे तब आप उसको क्वांटम बोलो, लेकिन लाइट फॉर्म में निकल रहा है, लाइट वेव्स के रूप में आ रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? फोटोन। क्या रिजल्ट निकल के आया? ये तो हो गई थ्योरी। अब उसने आगे एक फाइनल, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोला है। वो क्या बोला है? एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? फ्रीक्वेंसी के। अब प्रोपोर्शनल है तो साइन हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। एक चीज समझो, महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, इंडिया को आजादी दिलाई, तो महात्मा गांधी को हमने क्या दिया? महात्मा गांधी को हम लोगों ने कुछ सम्मान दिया, उसको हमने फादर ऑफ द नेशन बोल दिया, उसको हम लोगों ने नोट के ऊपर में जगह दे दी ना, अपनी करेंसी के ऊपर में जगह दे दी, उसके नाम पे हम लोगों ने मेमोरियल्स बनवा दिए, उसके नाम पे हम लोगों ने सड़कें बनवा दी कि महात्मा गांधी रोड है ये, है ना, ऐसा हम लोगों ने कर दिया।
केमिस्ट्री में अगर ऐसा हो जाए, ये तो बहुत अच्छा काम किया मैक्स प्लांक ने। तो मैक्स प्लांक ने पहली बार बताया कि ब्लैक बॉडी ऐसी होती है जिनको गर्म करने पर उनका कलर भी बदलता है। ज्यादा गर्म करोगे तो दूसरा कलर आ जाएगा, और ज्यादा गर्म करोगे तो और दूसरा कलर आ जाएगा, ऐसा इसने बताया, ये थ्योरी दी। तो हम इस साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसका सम्मान करना चाहिए। केमिस्ट्री कैसे सम्मान करती है? केमिस्ट्री सम्मान करती है उसको कांस्टेंट देके, उसको नियतांक देके। आप देखना बहुत सारी जगह आप पढ़ोगे, कभी आप कौन सा नियतांक पढ़ रहे हो, कभी कौन सा नियतांक पढ़ रहे हो, है ना, तो वो उसमें कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ होगा। तो जिस नाम से जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक अब आप कभी भूलोगे ही नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर्मूला क्या निकल के आया था? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स इसकी वैल्यू निकल के आती है। देखो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी से किस टाइप के रेडिएशंस निकल सकते हैं? दो टाइप के, कंटिन्यूअस हीटिंग से और कांस्टेंट हीटिंग से। कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दो तो कलर भी फिक्स हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर फिक्स कर देते हो तो कलर भी फिक्स हो जाता है, बस उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। और इसी चीज को इसने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि निकलने वाले पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। आया बात समझ में अपन को यहां तक? तो इसको ये हो गया अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों अब शुरू करेंगे अपन लोग पार्टिकल नेचर का दूसरा पार्ट। वेव नेचर में वेव थ्योरी पढ़ी थी, पार्टिकल नेचर में दो चीजें थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी कंप्लीट किया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल नेचर का दूसरा पार्ट, जिसे अपन लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या होता है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव? जैसे एक सिंपल सी बात देखो, जैसे मान लो कोई मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट के ऊपर में कुछ आप लोगों ने क्या किया, रेज आई, तरंगे आई इसके ऊपर में, और तरंगे आने के बाद अगर इसमें से इसकी सतह पर से, इसकी ऊपरी सतह पर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोल देते हैं। नाम में ही क्लियर है। देखो फोटो मतलब प्रकाश, मतलब आपको क्या करना है, कोई रेज उसके ऊपर में, मेटल के ऊपर में लेके आनी है, प्रकाश की किरणें इसके ऊपर में फॉल करवानी है। इससे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक बनेगा। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब हुआ? इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में किसका मूवमेंट होता है? करंट का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। प्रकाश की वजह से फोटोन्स, एनर्जी की वजह से जो लाइट इसके ऊपर सरफेस के ऊपर आ रही है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोल देना चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देना चाहिए। तो डेफिनेशन समझते हैं। देखो द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की प्रक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है वो देखो। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बाय फॉलिंग लाइट, बाय फॉलिंग रेडिएशंस ऑफ सूटेबल वेवलेंथ। मतलब देखो यार एक सिंपल सी बात सोचो, आप और हमारे घर पे रोज ट्यूबलाइट जलती है, रोज CFL जलती है, रोज LED जलती है ना, लेकिन उससे हमारे पास यहाँ पे मेटल भी रखा हुआ होता है, गोल्ड रखा हुआ होता है, सिल्वर रखा होता है, ये तो सबके घर में होता है ना। लाइट के नीचे रख दो उसको, 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए रख दो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। क्या उसका मास कम होता है क्या? नहीं होता। क्या हमारे को कोई सूटेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही तब है जब आप लाइट तो फॉल करवाओगे, लेकिन कंडीशन क्या है? सूटेबल वेवलेंथ की होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ये इफेक्ट शो कौन करता है? जनरली मेटल शो करता है। जनरली ये कौन शो करता है? मेटल्स करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते वो तो इसका मतलब नॉन मेटल्स जनरली नहीं आएंगे, मेटल्स ही आएंगे। करेक्ट। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से बाहर निकलते हैं उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बोल देते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन इनको बोल देते हैं। ठीक है, ढंग से सुनना, दोबारा डेफिनेशन कवर कर रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के लिए सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है, सरफेस के ऊपर में फॉल करवाया जाता है। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहां से जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है वो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब बोले देखो मैंने गोल्ड रखा, सिल्वर रखा और लाइट में मैंने रख दिया, व्हाइट कलर की लाइट आ रही है ना, ठीक है, सन की प्रेजेंस में रख दूंगा मैं यहां पर,
येलो कलर की लाइट आती है, सन से भी वैसे व्हाइट लाइट ही आती है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे अगर इन व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में, विजिबल लाइट की प्रेजेंस में रख दूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं? विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव होने का मतलब है कि विजिबल लाइट की प्रेजेंस में ये क्या शो करेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। आया? तो कौन कौन से मेटल है? ग्रुप 1 के सारे मेटल्स, ग्रुप 1 के सारे मेटल्स विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। और यूवी लाइट के लिए कौन सेंसिटिव होते हैं? जिंक और कैडमियम जो है वो यूवी लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये पता कैसे चला, मतलब किस तरह से बनाया गया, वो एक बार अब अपन देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर लेते हैं अब अपन, है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ये सारी कहानी कैसे बनाई गई, कैसे पढ़ा गया इनको, ये देख लेते हैं। देखो, एक ऐसा चैम्बर है जिसमें वैक्यूम पंप जोड़ा गया, तो मतलब इसमें अभी कोई भी गैस पार्टिकल्स नहीं है, सबको बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका नाम दिया हम लोगों ने कैथोड, इसका नाम दिया हम लोगों ने एनोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर कोटिंग कर दी, देखो कैथोड के ऊपर कोटिंग करी है। किसकी कोटिंग कर सकता हूं मैं? इनमें से किसी भी मेटल की कोटिंग कर सकता हूं, क्योंकि याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा मेटल शो करते हैं। अगर आप प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लोगे तो प्लैटिनम नहीं कर सकता, प्लैटिनम मेटल है, लेकिन ऐसे मेटल्स को ही डिस्कस किया गया जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते हैं, तो उसमें इन्हीं मेटल्स में से किसी का कोटिंग कर दीजिए। इट मे बी जिंक, इट मे बी कैडमियम, इट मे बी लाइक पोटेशियम, किसी का भी कोटिंग अपन इसके ऊपर में कर सकते हैं। कोटिंग कर दिया, लेप कर दिया इसके ऊपर में, ठीक। अब क्या कर रहे हैं? सूटेबल वेवलेंथ की या फिर फ्रीक्वेंसी की, दोनों में से किसी की भी हो जाए, सूटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जो है वो लाइट क्या करवाते हैं, इसके ऊपर में इंसिडेंट करवाते हैं। अब लाइट इसके ऊपर आएगी तो क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। वो किधर की तरफ भागेंगे? एनोड की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में चलेंगे तो इसके विपरीत दिशा में क्या चीज चलेगी? करंट का फ्लो होगा। क्या करंट का फ्लो होगा? तो गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आएगा। क्या विक्षोभ उत्पन्न होगा? क्या होगा ना। तो इसका मतलब हमें पता कैसे चला कि इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसका पता करने का यही तरीका है। इलेक्ट्रॉन दिखते तो है नहीं, तो पता कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते, लेकिन जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, तो वो हमें पता कैसे चल गया? गैल्वेनोमीटर से पता चल गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो बैटरी आपने लगा रखी है यहां पर, देखो जब बैटरी से हम कोई एनर्जी तो नहीं ले रहे ना, नहीं ले रहे ना, बैटरी से कोई एनर्जी नहीं ले रहे हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर में डाल रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि करंट या तो बैटरी से बाहर निकलेगा या करंट बैटरी के अंदर आएगा, यही होगा ना। तो यहां पर ये जो करंट फ्लो होगा वो बैटरी को क्या कर देगा? चार्ज कर देगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करने का, गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन देख लो। अगर डिफ्लेक्शन मिल रहा है इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट का फ्लो हो रहा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। बात समझ में आया? दूसरी बात देखो, अगर इससे भी नहीं क्लियर होता तो बैटरी से चेक कर सकते हैं। ये हो गया अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इस तरह से किया गया। इससे क्या क्या रिजल्ट निकले, है ना, क्या क्या रिजल्ट अपने सामने आए इस पूरी थ्योरी से। तो देखो इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। सिंपल एग्जांपल है, बड़ा फनी एग्जांपल है, लेकिन इसे याद हो जाता है पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लो आपकी और आपके पापा की लड़ाई हो गई। अब जब आप दोनों की लड़ाई हो गई तो इतनी बात बढ़ गई कि आपने ऐसा बोल दिया कि भाई चलो इसको एक सिंपल बनाते हैं, आपने कोई चीज गलती कर दी है और आपके पापा आपको बोल रहे हैं कि घर से बाहर निकल जाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा बेटा या बेटी नहीं चाहिए, तो घर से बाहर निकल जा। तो हम लोग उस मुद्दे पर फोकस नहीं करते कि घर से बाहर निकल जा, हम लोग ये क्या देख रहे होते हैं, या ज्यादा गुस्से से बोल रहे हैं या धीरे या कम गुस्से से बोल रहे हैं, यही तो होता है ना। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक बार तो घर से बाहर निकल ही जाएंगे, ऐसा ही तो करते हैं ना, राइट। अब देखो यहां में और हमारी रियल लाइफ में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे ही लाइट आई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल गया। मतलब जैसे ही आपके पापा ने बोला घर से बाहर निकल, तो आप क्या कर रहे हो? तुरंत से बाहर निकल जाते हो, यही हुआ ना। तो कोई भी टाइम का गैप नहीं होता, टाइम का कोई गैप नहीं होता। किस केस में?
इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में और लाइट के इस सरफेस के ऊपर आके टकराने में। जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आ गई, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। पक्का? और अभी एक चीज पढ़ के आए ना अभी अपन लोग, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब एनर्जी तो दे रहे हो ना इसको, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप देखो, आपको पेरेंट ने बोला, आपको आपके फादर ने क्या बोला, घर से बाहर निकल। लेकिन पेरेंट्स इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि आपको घर से बाहर निकालने के बाद में भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे? घर के बाहर तो रहोगे नहीं, भागोगे ना, किसी ना किसी स्पीड से घर से दूर भागने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए आपको घर से बाहर निकालने के लिए? दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी होती है ना। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसी फ्रीक्वेंसी होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसी न्यूनतम आवृत्ति, ऐसी न्यूनतम आवृत्ति, ऐसी न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, और उससे जुड़ी हुई एनर्जी को क्या बोल देते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं। यहां तक अपन को समझ में आया? अब देखिए एक चीज और अपन डिस्कस करते हैं, यहां पर एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो देखो, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यही तो मैं बोल रहा हूं ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब ये कौन सी एनर्जी है? ये टोटल एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट पार्ट तो ये और सेकंड पार्ट ये। बोले कैसे पता चला आपको? देखो, ये टोटल एनर्जी जो है उसमें से कुछ एनर्जी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने में ही चली जाती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ही चली जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मान लो ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद बाहर तो बैठे नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे? मूव करेंगे ना। मूव करेंगे तो कब तक, किस स्पीड से, किस एनर्जी के साथ मूव करेंगे? काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये जो फॉर्म है ये भी क्या है? ये काइनेटिक फॉर्म है। ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये रेस्पॉन्सिबल है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना, अगर मान लीजिए एनर्जी, ऐसा समझो, मान लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो एनर्जी चाहिए 300 जूल, 300 जूल मान लेते हैं। आपने एनर्जी दे दी 500 जूल की, 300 किस में गई? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बची हुई 200 काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी हेयर एंड देयर। पक्का? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब अपन इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज और थी, दो प्रॉपर्टी डिस्कस की। पहला, कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? दूसरा अपन लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो आगे समझ में। अब इधर देखो, अगला पॉइंट देखो, काइनेटिक एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में एक कर्व बनाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है, कोई काइनेटिक एनर्जी मिल ही नहीं रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आने के बाद आपको क्या मिल रही है? काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। मतलब पहले पहले इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी नहीं रखता है, पहले पहले इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सरफेस से निकल के बाहर आता है। मतलब यहां तक कौन सा इफेक्ट होता है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी उसके पास है तो ही तो वो क्या करेगा ना, काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूवमेंट करेगा ना। तो ये न्यू नॉट क्या है? ये न्यू नॉट का मतलब है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो प्रकाश विद्युत प्रभाव करवाने में संभव हो, उसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? अगला पार्ट देखो, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्व पूछे जाते हैं। देखो, प्रकाश, बोले आप प्रकाश आपतित कर रहे हो, है ना, इंसिडेंट कर रहे हो, लाइट ब्लू कलर की लाइट कर रहे हो, ब्राइट ब्लू, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, ऐसे होते हैं बहुत सारे कलर, ब्लू ही हैं सारे।
तो आपने कहा जी हम तो रॉयल ब्लू लेंगे, रॉयल ब्लू बहुत चमकदार होता है। तो अगर आप ये बोलते हो कि ज्यादा चमकदार ब्लू कलर लेने से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है, तो ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता। इंटेंसिटी आप चाहे कितनी ज्यादा कर दो, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू वही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस तरह से करती है वो समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड नहीं करती है वो भी आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए। अच्छा अब एक बात बताओ, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ ले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 5 निकलेंगे, 10 निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने, 1 2 5 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, अपन कहते हैं जी मुझे 1000 इलेक्ट्रॉन निकालने 1 मिनट में बाहर। और दूसरा केस क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन निकालने 1 मिनट में बाहर। समय तो सेम है, समय तो सेम है, लेकिन क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी रेट किसके प्रोपोर्शनल होती है? दर किसके प्रोपोर्शनल होती है? दर प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। तो अगर मैं आपको यहां पर बोल रहा होता इंटेंसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मैं आपको यहां पर बोलता कि बताइए रेट बताइए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्या टेंडेंसी होगी, तो वो अपन किस पे बता सकते हैं? वो अपन बता सकते हैं इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे ऊपर की तरफ, राइट है ना। ये अपन लोग मैं ऐसा बना देता हूं ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए। तो रेट और इंटेंसिटी में रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता है। लास्ट पार्ट है, बस ये और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन तो अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा है कि जितनी एनर्जी देते हो वो 2 भागों में डिवाइड होती है, पहली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दूसरी काइनेटिक एनर्जी में। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको न्यूनतम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसलिए एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट को उधर भेज दे तो ये बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? देखो न्यू को क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्डा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में पढ़ा था, तो न्यू की जगह क्या लिख दिया? c बाय लैम्डा, c को बाहर निकाल दिया, और न्यू नॉट की जगह लिख दिया c बाय लैम्डा नॉट। इस एक्सप्रेशन को, इसको ही क्या बोला जाता है? इसको ही बोला जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया था या नहीं आया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन किस साइंटिस्ट का था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट का था, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फॉर्मूलाज आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इनसे निकलते हैं। तो अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।